हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हमारा जो विषय है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना है। और जो शीर्षक हम उसमें कर रहे हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 तक दिल्ली का प्रमुख रहता है, दिल्ली सल्तनत का शासक रहता है। तो 1206 के अंदर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो उसके चार दास हैं भारत के अंदर, प्रमुख दास कुतुबुद्दीन ऐबक है, बख्तियार खलजी है, ताजुद्दीन यलदौज एल्दौज है और नसीरुद्दीन कुबाचा। आप इनके नाम ध्यान रखना, क्योंकि अगला जो घटनाक्रम है, अगला 30 सालों का घटनाक्रम, ये तीनों चारों जो है उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य का विस्तार है उसको करने में ये भारत के अंदर योगदान देते हैं। ये चारों कौन है? ये चारों के चारों जो है दिल्ली सल्तनत, जो मोहम्मद गौरी है उसके दास हैं, उसके दास हैं। अब दास क्या चीज है, पहले आप देखें, इस बात को समझें, क्योंकि ये बार बार ये शब्द यूज होगा। दास, दास क्या है? देखो, आप इनको देखोगे, इनके ना बाजार लगते थे, दासों के दास बिकते थे। उस समय के जितने भी बड़े शहर थे, बसरा, बुखारा, दिल्ली, बगदाद, सब जगह बाजार लगते थे। अब ये दास होते कौन थे? बचपन में ही जो है से ही दास बना लिया जाता था। बचपन से ही कोई अपने बच्चे को बेच देता था, या कोई भाई अपने बच्चे को बेच देता था, या युद्ध द्वारा जो बंधक बनाए गए लोग थे उनको दास बना लिया जाता था। अब ये जो दास है, इनका लालन पालन जो है उनके स्वामियों द्वारा किया जाता था। जो उसके मालिक हैं वो उसको लालन पालन करते थे, और जो स्वामियां जो होते थे उनका दास पर पूर्ण अधिकार होता था। अब दासों के साथ वो उदारता के साथ रहते थे, सद्भावना के साथ रहते थे। कोई उस प्रकार का, जो हम कहते हैं कि एक दास के प्रति जो एक अ, निर्दय का व्यवहार था, वैसा नहीं था। दासता से मुक्त भी किया जाता था। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, ये दासता से मुक्त भी किया जाता था, यानी कि जो दास मुक्त होते थे उनको मामूलक बोला जाता था। मामूलक बोला जा रहा है या मुमलक भी बोला जा रहा है। और दासों का सम्मान था, जो सोसाइटी थी उस समय की, दासों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अब उसके बाद जो है उनकी शिक्षा दीक्षा का जो है उचित प्रबंध किया जाता था। उनको ट्रेनिंग भी दी जाती थी, हथियारों की, शस्त्रों की। अब जो चारों दासों की बात है, वो अच्छी तरह से शिक्षा उनको मिली हुई है, वो अच्छी तरह से हथियार चलाना चाहते हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे हैं वो। उनके व्यक्तित्व विकास का पूरा ध्यान रखा जाता था। ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये भी आपको जब ऐबक की बात करें उसमें दिखाई देगी। जो स्वामी या मालिक है उसको अपनी संतान की तरह रखते थे, और वो उनके स्वामी भक्त रहते थे। यानी कि जो दास थे अपने स्वामी के प्रति श्रद्धा रखते थे, उसके प्रति वो उदारता रखते थे, और अपने स्वामी के लिए सब कुछ निशावर करने के लिए तैयार रहते थे। ये चीज ध्यान रखने की है। कई दास जो है अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर ऊंचे पदों पर पहुंचे। बहुत सारे अलग से वंश ही देखो बनाए हैं। हम गुलाम वंश की बात कर रहे हैं, दास वंश की बात कर रहे हैं। अब ये अपने स्वामी राजा के अधीन ऊंचे अधिकारी, सेनापति, और जो दास थे, कई दासों को तो स्वामी ने अपनी पुत्री की का विवाह उनके साथ कर दिया। अब दास जो है शासक के विश्वास पात्र थे। ये एक चीज ध्यान में रखने की, उस समय जो शासक है उनको आराम से विश्वास पात्र नहीं मिलते थे। होता यह था कि जब नया क्षेत्र चुना जाता था, नए क्षेत्र पर राज्य का प्रसार करना है, और वहां पर जो भी कोई सेना या अधिकारी भेजे जाते थे, तो शासक को यह डर लगता था कि वो अधिकारी या उसके जो परिवार के लोग वहां भेजे जाते हैं, वो कहीं उसका कहना मानना बंद ना कर दे, और वो अलग से अपना राज्य ना बना ले। इसलिए वो किसके ऊपर निर्भर है? दासों के ऊपर निर्भर है। और दासों के भी दास होते थे। जैसे अभी हम बात करेंगे, ऐबक की बात करेंगे। ऐबक का दास जो है इल्तुतमिश है, यानी दास भी है और दास भी आगे दास रख सकते हैं। ये उस समय की व्यवस्था थी, मध्यकाल की व्यवस्था थी ये, उस समय की। अब जो अब इसको आप देखो कि जो मोहम्मद गौरी है उसके कोई संतान नहीं थी, उसके कोई संतान नहीं थी, उसके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उसकी एक स्टेटमेंट ध्यान रखो, कितनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गौरी की। मेरे दास मेरे पुत्रों के समान है, यानी कि दासों को पुत्र माना जा रहा है, जो मेरी मृत्यु के बाद भी मेरे वैभव, मेरे सम्मान और मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। ये
गौरी अपने दासों के बारे में उसको यह विश्वास है, वो उनको उस प्रकार से रखता था। तो यह एक चीज है कि जो उस समय मोहम्मद गौरी जो है दासों के बारे में ये राय रख रहा है, ये आम राय है दासों के बारे में, ये आम राय है। अब 1206 के अंदर मोहम्मद गौरी की मृत्यु है, 1206 ईस्वी के अंदर। अब 1206 के अंदर जो उस समय की राजनीतिक स्थिति है, आप उसको थोड़ा देखें, ये मानचित्र को के ऊपर ध्यान दें। ये गौरी साम्राज्य की बात की जा रही है, यहाँ पर गौरी साम्राज्य। अब आप देखो ये बड़ा साम्राज्य है, मध्य एशिया के अंदर इसका मेन इलाका है, जहां पे ये मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं, निशापुर और ये इलाका गजनी के बीच का, ये गौरी का इलाका, गौरी किंग का राजा था ये सारा, ये क्षेत्र जो है गौरी का क्षेत्र था। 1173 के अंदर गयासुद्दीन गौरी ने जो है गजनी को जीता और यहाँ पे अपने भाई मोहम्मद गौरी को शासक बनाया, जिसकी हम बात करें, इसकी मृत्यु 1206 में हुई। अब उसके बाद उसे भारत पर आक्रमण करने शुरू किए। अब ये देखो 1206 में जब गौरी की मृत्यु हुई, जब गौरी की मृत्यु है, तो उसने अपने राज्य को अपने जो उसके दास थे उनमें बांटा हुआ था पहले से ही। जैसे जो गजनी है, ये उसने एलदोज को दे रखा था, एलदोज को उसने कमान संभाली हुई थी। और इधर ये मुल्तान के आसपास ये सिंध का इलाका है, उच्च का इलाका है, यहाँ पे उसने कुबाचा को संभाला हुआ था, कुबाचा ने संभाला हुआ था। और दिल्ली और ये लाहौर के आसपास का इलाका उसने ऐबक के हवाले किया हुआ था। और जो बख्तियार खलजी, उसका जो चौथा दास की हम बात कर रहे हैं, उसकी 1206 में ही मृत्यु हो गई थी। तो दासों ने मोहम्मद गौरी के राज्य को संभाला हुआ था। जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, तो अपने अपने इलाकों के अंदर जो है इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना को समझने के लिए जो हमारा करेक्टर है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल है 1206 से 1210। अब जो मैंने पीछे कहा कि दासों के बारे में जो मैंने आपको बताया था, आप देखो ये गोरी का दास तरक्की करता हुआ ये जो है अमीर अखूर, अपना मतलब कि जैसे और दास तरक्की कर सकते थे, जो योग्य दास थे उनको इंपॉर्टेंट पोस्ट दी जाती थी, अमीर अखूर। अब इसका देखो ये अरबी का शब्द है, इसका मतलब क्या है? राजकुमार, सेनापति, शासक। मतलब एक दास को तरक्की करते हुए उसको इतना बड़ा पद दिया गया। और दूसरा क्या है, जो ऐतिहासिक रूप से जो इस्लामी समाज थे उसमें अखूर जो है वो एक कुलीनों की उपाधि था, अधिकारियों की उपाधि था। और वैसे जो अखूर शब्द है ये फारसी भाषा से आया है, अस्तबल बोला जा रहा है, घोड़ों का अधिकारी। अमीर याकूब उसमें मुख्य अधिकारी है, क्योंकि सेना जो है वो घोड़ों के दम पे चलती है उस समय। और घोड़ों का जो प्रमुख है वो राजा का सबसे विश्वसनीय, सबसे विश्वास पात्र जो है वो व्यक्ति है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आगे देखें हम। 1192 ईस्वी के अंदर तराइन की दूसरी लड़ाई है, जब मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हराता है। उसके बाद गौरी वापस चला जाता है गजनी, और जितने भी उसके भारत के अंदर विजित प्रदेश थे उसका प्रभारी किसको बनाता है? ऐबक को उसका प्रभारी बनाता है। उसको उपाधि भी देता है, मलिक की, मुखिया व्यक्ति की उपाधि भी देता है 1192 के अंदर। उसके बाद जो है अगले साल, 2 साल बाद फिर आता है कन्नौज में गौरी, और कन्नौज पर आक्रमण करता है। और इस समय ऐबक उसके साथ होता है, और ये फिर वापस चला जाता है कन्नौज को जीतने के बाद। ऐबक जो है उसका विजय अभियान जारी रखता है उसके बाद भी। अजमेर का इलाका, ये राजस्थान के इलाके, राजपुताना के इलाके, अजमेर, बयाना, ग्वालियर, गुजरात, बदायूं, कोटा, बूंदी, सिरोही, उज्जैन, कालिंजर, कोशी, ये इलाके जो है ऐबक विजय प्राप्त करता है। यानी कि ऐबक जो अपना स्वामी है मोहम्मद गौरी, उसके राज्य को आगे बढ़ाता है, विजयों के द्वारा आगे बढ़ाता है। और जब गौरी की मृत्यु उससे पहले ही ऐबक को उसने अपना प्रतिनिधि घोषित किया हुआ है, और मलिक की उपाधि दे रखी है। मैंने आपको पहले बताया जैसे मलिक की उपाधि दे रखी है। तो 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी है गयासुद्दीन महमूद, जो मोहम्मद गौरी का भतीजा है, वो गद्दी पर बैठता है। तो 1206 से पहले ही उसको अपना प्रतिनिधि घोषित किया हुआ है गौरी ने। और उसका भतीजा जो है वो
ऐबक के पास राज चिन्ह भेजता है और ध्वज भेजता है, और उसको भेजकर जो है उसको अपना अपनी उसकी सत्ता को मान्यता देता है। यानी भारत के अंदर जो ऐबक का इलाका है, लाहौर और दिल्ली के आसपास का, उसका उसको उसकी सत्ता को उसको मान्यता देता है। यानी जो गौरी ने जो अपना प्रतिनिधि घोषित किया हुआ था, उसका भतीजा भी उसके साथ यही करता है, उसको अपना प्रतिनिधि मानता है। यहाँ पे एक बार मैप को हम दोबारा देखेंगे। यहाँ पर यहाँ पे ये जो इलाका में यहाँ मध्य एशिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ख्वारिज्म जगह है, हमें इसको ध्यान रखना, ख्वारिज्म। अब यहाँ पर एक राज्य बनना शुरू होता है ख्वारिज्म का। अलाउद्दीन जो है ख्वारिज्म का शाह है उस समय, और वो इस यहाँ पर आसपास एक बड़ा राज्य बनाता है। ये ध्यान रखना, मध्य एशिया के अंदर जब मध्य एशिया में बड़ा राज्य बनेगा तो उसका प्रेशर किसके ऊपर आएगा? इधर गजनी और गौरी के इलाके में और अफगानिस्तान के ऊपर पे उसका प्रेशर आएगा। ये एक चीज आपने ध्यान रखनी है। और यही ख्वारिज्म का शाह, ध्यान रखना, जब हम इल्तुतमिश के बारे में करेंगे, ये चंगेज खां के साथ लड़ता हुआ इस तरफ को आता है। तो ये ध्यान रखना, एक ख्वारिज्म का शाह, जो ख्वारिज्म का यहाँ पर राजा बन रहा है, और उसका प्रेशर जो है कहाँ बनना है? मध्य एशिया से अफगानिस्तान और भारत की ओर बनना है। तो अब क्या हो रहा है कि जो उसका भतीजा है वो उसकी सत्ता को मान्यता देता है। अब यहाँ पर एक जो रुकावटें हैं ऐबक के समय के सामने, वो क्या है? एक तो उसका उत्तराधिकारी है, उसके लिए रास्ते में रुकावट है, उसको स्वतंत्र शासक नहीं बनने देगा, अपने अधीन रखेगा। एल्दोज है, जिसको कई किताबों में यल्दोज भी लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन की है ये। और कुबाचा, क्योंकि ये बराबर के दास है, जैसे ऐबक दास है वैसे ही बराबर का दास है। और दूसरे जो तुर्की अमीर है, और वो ऐबक की स्वतंत्र सत्ता के विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की कोई सत्ता जो है वहां पर आए। तो सबसे पहले उसको जो चैलेंज आता है वो एल्दोज की ओर से आता है। एल्दोज जो है 1208 में जो है वो भारत की ओर प्रस्थान करता है, अपना गजनी से आता है, और वो बढ़ता हुआ पंजाब यानी कि लाहौर के आसपास तक पहुंच जाता है। अब ऐबक जो है उसका सामना करता है, उसको हराता, उसको खदेड़ता हुआ गजनी तक पहुंच जाता है। गजनी पर ऐबक अधिकार कर लेता है, लेकिन फिर जल्दी वो गजनी को छोड़ देता है ऐबक, और गजनी को छोड़कर जो है वापिस जो है एल्दोज का गजनी पर अधिकार हो जाता है। अब जो है ऐबक जो है वैवाहिक संबंधों का सहारा लेता है। वो क्या करता है? एल्दोज के साथ अपनी बेटी की शादी कर देता है। अब वो मध्य एशिया की राजनीति बच जाता है। नसीरुद्दीन कुबाचा से सुरक्षित रहने के लिए वो अपनी बहन की शादी उससे कर देता है, कुबाचा के साथ। तो ये क्या हो गया कि एक उसका वैवाहिक संबंधों से वो इन दोनों जो अपने जो उसके प्रतिद्वंदी हैं, बराबर के दास हैं, उनसे वो सुरक्षित हो जाता है। अब इसी घटनाक्रम में क्या हो रहा है, जैसा मैंने भी आपको मैप में बताया, ख्वारिज्म का शाह जो है शक्तिशाली बनना शुरू हो जाता है, वो शक्तिशाली हो जाता है। अब ख्वारिज्म का जो शाह है उसके उसको जरूरत चाहिए, यानी जो गयासुद्दीन है मोहम्मद गौरी का भतीजा, उसको ख्वारिज्म के शाह के बदले में के विरुद्ध सहायता चाहिए। अब वो किससे मांग रहा है? ऐबक से। ऐबक से जो है उसको मदद का आश्वासन देता है। अब बदले में गयासुद्दीन क्या कर रहा है? उसको दासत्व से मुक्त कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे दासत्व से मुक्त होना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो स्वतंत्र शासक होना चाहता है, और एक दास जो है वो स्वतंत्र शासक नहीं बन सकता। इसलिए 1208 ईस्वी तक ऐबक जो है वो जो उपाधियां ले रहा है, वो क्या है उसके पास उपाधि? मलिक की और सिपह सलार की, सेनापति की उसके पास पदवी है। उसके सुल्तान की उपाधि उसने नहीं धारण की अभी, और ना ही उसने इसके अपने नाम के सिक्के डलवाए हैं, और ना ही अपने नाम का खुतबा भी पढ़ा है। अब यहाँ पे खुतबा के बारे में आप देखें, यहाँ पे ये है, तो ये खुतबा जो है ये धार्मिक इसका भूमिका है। जुम्मे की दोपहर की नमाज के बाद या किसी और विशेष दिन पर जो है ये खुतबा पढ़ा जाता है। मौलवी जो है, जो सामूहिक नमाज होती है उसमें मौलवी जो है खुतबा पढ़ता है। उसके अंदर क्या करता है ये मौलवी? ये इस्लाम के बारे में उपदेश देता है, प्रवचन देता है, और सारा कुछ ये होता है।
लेकिन हमारे लिए यहाँ पे इसका महत्व जो है वो राजनीतिक महत्व की बात है यहाँ पे, कि हम इसका राजनीतिक महत्व की बात करें। अब वो प्रवचन देता हुआ जो है वो सबका शुक्राना पेश करता है, मौलवी जो है। अ, उसमें अल्लाह का यानी ईश्वर का, और पैगंबर का, जितने भी पैगंबर हुए उनका, फिर उसके बाद खलीफाओं का, और लास्ट में जो है वो शासक का नाम लेता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो शासक का नाम लेता है। अब उस दौरान, खुतबा पढ़ने के दौरान, जो मौलवी है जिस शासक का नाम लेगा उसको क्या प्राप्त हो जाएगा, उसको वैधता प्राप्त हो जाएगी। उसको वैधता प्राप्त हो जाएगी, धार्मिक की भी और वहां की जनता की भी। वहां की जनता की भी उसको वैधता प्राप्त हो जाएगी। यानी कि अपने नाम से खुतबा पढ़वाना एक उसकी धार्मिक भूमिका है, वो अलग है। लेकिन शासक के लिए उसकी एक राजनीतिक भूमिका है। किस काम के लिए? अपने शासन को वैधता के लिए। तो अब जब वो आजाद हुआ, जब 1208 के अंदर उसको गयासुद्दीन ने उसको जब आजाद किया, तो अब उसने सुल्तान की उपाधि दी और अपने नाम के सिक्के भी डलवाए उसने, अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। अब उसने अपनी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसका केंद्र किसको बनाया? लाहौर को बनाया। अभी दिल्ली इसका केंद्र नहीं है, इसका गतिविधियों का केंद्र क्या है? लाहौर। अब उसने लाहौर को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया और शासन करने लगा। अब दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि कुबाचा और एल्दोज के साथ इसका संपर्क बन गया, लेकिन बंगाल जो बख्तियार खलजी ने जो राज्य बनाया था, वहां की क्या घटनाएं हैं? अब 1206 के अंदर बख्तियार खलजी की मृत्यु हो गई। अब वह वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का वो विरोधी नहीं था, लेकिन उसकी हत्या की गई, अली मर्दान ने उसकी हत्या की। अब जो खलजी सरदार हैं उन्होंने अली मर्दान को बंदी बना लिया, जो बख्तियार खलजी के साथी हैं, और मोहम्मद शेरा को जो है बंगाल का शासक बना दिया। वहां की बंगाल की राजनीतिक घटना है ये। यानी खलजी गया, खलजी की जगह अली मर्दान आया, लेकिन अली मर्दान को बंदी बना लिया गया और मोहम्मद शेरा को बंगाल का शासक बनाया। अब जो खलजी सरदार थे वो बंगाल को स्वतंत्र राज्य बनाकर रखना चाहते थे। यहाँ पे उनकी ऐबक के साथ गड़बड़ हो गई, क्योंकि वो स्वतंत्र चाहते हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अपने आप को सुल्तान कह रहा है। और सुल्तान का मतलब जो मोहम्मद गौरी का भारत में राज्य है वो उसके ऊपर अपना अधिकार मान रहा है। इसलिए जो है वो वहां की राजनीति में दखल देता है। इसी समय क्या हुआ है, जो अली मर्दान जिसने बख्तियार खलजी की हत्या की थी, वो कैद से मुक्त होकर कुतुबुद्दीन की शरण में आ जाता है। अब कुतुबुद्दीन जो है उसकी सहायता के लिए कैमाज को बंगाल भेजता है। कैमाज जो है उसका अधिकारी है, कैमाज को भेजता है। और कैमाज के जब वहां पे अपना सैनिक अभियान चलाता है, तो जो वहां के खलजी सरदार है वो उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं और अली मर्दान को जो है वो वहां के सूबेदार की मान्यता देते हैं। अब अली मर्दान ने क्या किया? ऐबक की अधीनता को स्वीकार कर लिया और उसको वार्षिक कर देना शुरू कर दिया। ये उन्हें घटनाक्रम जो है, ये बंगाल का जो घटनाक्रम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। ये हमारे को, जब हम आगे दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, तो बंगाल एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में जो है अगले शासकों के आगे भी आने वाला है। तो ये बंगाल का घटनाक्रम है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनको सुलझा रहा है और अपना राज्य उसने जो है पंजाब से लेकर जो अ, भारत का जो साम्राज्य था, उसने जो गौरी के समय का, उसने उस पे लगभग सारे के ऊपर उसने अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। अब मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, अब वो शासन चला रहा है। अब 1206 से 1210 तक वो बड़ा उदार शासक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपनी उदारता के कारण बड़ा प्रसिद्ध है। अब फरिश्ता जो है, लेखक है उस समय का, वो कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत दान देता था तो लोग उसको ऐबक कहकर बुलाते थे। यानी कि वो दान का पर्यायवाची बना हुआ था, इतनी उदारवादी था वो। अब 1206 में तो शासक बना है, उससे पहले भी वो भारत के अंदर प्रमुख व्यक्ति है। तराइन की लड़ाई के बाद 1192 से लेकर भारत के अंदर प्रमुख व्यक्ति है वो, दिल्ली सल्तनत का गौरी का मुख्य प्रतिनिधि है वो। उसने उसको मलिक की उपाधि दी हुई है। तो उस समय उसके सारे जो कार्य हैं वहीं से चले आ रहे हैं, तो उसको ऐबक कह के बुला रहे। मिनहाज उल सिराज ये भी लेखक है, और ये ऐबक को हातिम ताई द्वितीय कह रहे हैं।
हातिम ताई जो है एक करेक्टर है अरब का, जो अपनी दानशीलता के लिए, अब सब कुछ दान देने के लिए माना जाता है। अब हसन निजामी जो है वो इसको लाख बख्श कह रहे हैं, यानी वो लाखों चीजें दान कर रहे हैं। तो अपनी उदारता के लिए जो है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो प्रसिद्ध है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने समय में कुछ निर्माण कार्य भी किए। अब जैसे ये है कि ये मस्जिद है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। अब उसका इसने निर्माण कराया। ये दिल्ली के अंदर है आज के, और कुतुब मीनार के बिल्कुल साथ है ये। अगर आप कुतुब मीनार की फोटो देखें तो ये दिखाई देगी। यहाँ पे ये देखो लोह स्तंभ भी दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली के अंदर है। अब इसकी व्याख्या जो है जो उस समय के सोर्सेज से हमें कोई ज्यादा इसकी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं और जो सांप्रदायिक इतिहासकार हैं, जो इतिहास को हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये पहले जैन मंदिर था, और जैन मंदिर के बाद इसको विष्णु मंदिर में परिवर्तित किया गया, और इसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है मस्जिद में का निर्माण करवाया इसके ऊपर। हमारे को तत्कालीन स्रोतों से ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, जो उस समय के स्रोत हैं वहां से कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये भी अभी इतिहासकारों के सामने व्याख्या का प्रश्न है। तो इतिहासकारों की व्याख्या के अनुसार जो है इसका अलग अलग व्याख्या जो है सामने आती है। अब कुतुब मीनार का निर्माण, ये दिल्ली के किला ए राय पिथौरा, यानी कि वो आज के मेहरौली के आसपास, वही कुबुत इस्लाम के पास। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन बख्तियारुद्दीन काकी, ये एक सूफी संत है, एक सूफी संत है, उसकी याद में उन्होंने उसके सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण करना शुरू किया। कुतुब का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंची इमारत। और ये कुतुबुद्दीन के साथ भी जो बख्तियार काकी है उसके साथ भी आ रहा है, और कुतुबुद्दीन के साथ भी आ रहा है, मतलब कि, लेकिन इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, और ऊंचाई की वजह से कुतुब मीनार है इसका नाम। और कुतुबुद्दीन बख्तियारुद्दीन काकी के सम्मान में किया गया। और ये पूरा नहीं हो पाया था इसके टाइम में। इसको इल्तुतमिश जो है उसके बाद का जो शासक है, उसने इसका निर्माण को पूरा करवाया था। अब उसके बाद आप तीसरी चीज देखें, ये अजमेर के अंदर ये मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। अब कुतुब जो ऐबक जो है वो लाहौर के अंदर 1210 ईस्वी के अंदर चौगान का खेल खेला था। चौगान का खेल होता है पोलो, घोड़े के ऊपर जो है जैसे हॉकी खेलते हैं, वो खेल रहा था। और खेलते खेलते समय क्या हुआ कि वो घोड़े से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई 1210 में। अभी शासन को संभाले ढंग से 2 साल ही हुए थे। तो कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद जो है लाहौर के अमीरों ने उसके बेटे आराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। आराम शाह को 1210 ईस्वी में, जो कुतुबुद्दीन का बेटा है, उसको गद्दी पर घोषित किया। लेकिन ये अयोग्य रहता है। अब इसके बाद जो है जो दिल्ली सल्तनत का शासन है वो इल्तुतमिश संभालता है। अब ये इल्तुतमिश का शासनकाल कैसा रहा, कैसे, क्या क्या समस्याएं इसके सामने आई, और कैसे इसने दिल्ली सल्तनत को एक व्यवस्थित रूप दिया, जिसकी वजह से हम इल्तुतमिश को क्या बोल रहे हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोल रहे हैं। ऐबक उसकी स्थापना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वास्तविक शब्द हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, इल्तुतमिश के लिए। ये ऐसा सब क्या हुआ, ये हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी जो आप लिखे इसके अंदर। और जो विद्यार्थी इस गूगल मीट क्लास के अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भर के जो है आप गूगल मीट क्लास में भी शामिल हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।